नमस्कार। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया जो मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट किसी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था पिछले लेक्चर का लार्मर थ्योरम, जिसके अंदर हमने लार्मर थ्योरम के साथ साथ उसका प्रूफ और लार्मर प्रेसिशन के बारे में भी हमने जाना था। तो जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेनेट्रेटिंग एंड नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स। ठीक है, और पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए क्वांटम डिफेक्ट की वैल्यू है वो भी डिराइव करेंगे। क्वांटम डिफेक्ट क्या होता है, पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होते हैं, नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होते हैं, तो कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन है। कोशिश करूंगा अभी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं हम नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट से। नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स, नेम के अंदर तीन वर्ड है। पहला नॉन है, सेकंड पेनेट्रेटिंग और ऑर्बिट। ऑर्बिट हम जानते हैं नॉन का मतलब नहीं, और पेनेट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, पेनेट्रेटिंग या फिर पेनेट्रेशन। पेनेट्रेटिंग का मतलब होता है भी कोई चीज किसी चीज को भेद सके, किसी चीज का किसी अंदर से पास हो सके, यानी कि किसी चीज को क्रॉस करके या फिर उसको चीर के उसके अंदर से पास आउट हो सके, उसको हम उसका पेनेट्रेशन कहते हैं, उसकी पेनेट्रेशन पावर कहते हैं, वो कितना चीर सकती है। ठीक है, तो नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स ये कौन सी ऑर्बिट है जो पेनेट्रेट कर रहे हैं किसी चीज को। अब किस चीज को पेनेट्रेट कर रहे हैं ये सारा कुछ हम अभी जानेंगे भी। पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स के अंदर किस चीज में क्रॉस आउट हो रहा है इन ऑर्बिट्स का। ठीक है, क्रॉस आउट मतलब इनको चीर के जा रहे हैं, इनको भेद के जा रहे हैं जो ऑर्बिट्स हैं। तो नॉन पेनेट्रेटिंग है भी जो नहीं भेद सकते, और पेनेट्रेटिंग है जो भेद सकते हैं। भेदना, भेदना समझते हो हिंदी के अंदर, भेदना। ठीक है, ये नेम होगा। तो भेदना क्या भी, कौन से ऑर्बिट किस चीज को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, वो सारा कुछ अभी हम जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू पीछे चलता हूं, थोड़े एक 3-4 लेक्चर पहले अप्रोक्सीमेट, जिसके अंदर हमने बोहर सोमरफील्ड एक्सटेंशन मॉडल किया था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने किसी भी एटम के अंदर, कोई भी एटम है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हमने एलिप्टिकल शेप दी थी भी। वो एलिप्टिकल, सर्कुलर की बजाय एलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। तो अब एलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस वो दोनों डेराइव की थी हमने, जिसके अंदर सेमी जो मेजर एक्सिस थी ए की वैल्यू वो क्या थी, a इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जेड, जेड उसका एटॉमिक नंबर था। ठीक है, और बी सेमी माइनर एक्सिस जिसकी वैल्यू थी ए नॉट एन के डिवाइडेड बाय में जेड। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, के एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ए नेट एक कांस्टेंट था, और जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये ए और बी सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस दोनों थी। तो अब हम इनका यूज करके सोडियम का अगर ड्रॉ करें एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं सीधा वो उसका एटॉमिक मॉडल है सोडियम का वो लिख रहा हूं। सोडियम का एटॉमिक मॉडल लिखने से पहले एक और बात बता देता हूं कि जैसे कोई न्यूक्लियस है ना, कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मान लीजिए वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन का एक अपना नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी स्फीयर के, कोई भी होलो स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो जिस स्फीयर की रेडियस हम अगर एज्यूम करके चले, मान लीजिए इस रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस रो है, तो इस स्फीयर के जो ये कि क्या है, होलो स्फीयर है, इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसी तरह इसको जो इलेक्ट्रॉनिक ये कह रहे हो आप, कांस्टेंट रेडियस जो रो वाला स्फीयर है, इसको हम उसकी एटॉमिक कोर का नाम देते हैं, एटॉमिक कोर, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो उसका इनर इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी एटम का इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसके कारण जो स्फीयर फॉर्म होगा तो उसको एटॉमिक कोर कहा जाता है। अब सोडियम का हम ड्रॉ कर रहे थे, सोडियम का ड्रॉ करते वक्त हम इसका एटॉमिक कोर अगर ड्रॉ करें, ये अगर इसकी एटॉमिक कोर है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी एटॉमिक कोर है, यहां पे न्यूक्लियस पड़ा है इसके सेंटर के ऊपर। तो अब जो 3s ऑर्बिटल है, ये 3s एलिप्टिकल शेप मान लेते हैं हम, ये 3s की है, और ये 3p की होगी, और ये जो शेप होगी ये 3d की है। ये शेप बनेगी, आप इनकी वैल्यू निकालोगे उसकी हेल्प से। ठीक है, ये मैंने ऐसी ड्रॉ नहीं की। अगर आप ए और बी की वैल्यू निकाल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पुट करोगे, वहां से ए और बी की वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग आएगी और अलग अलग स्फीयर है वो फॉर्म होगी। एटॉमिक कोर ओनली हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट होता है, वो उसकी एटॉमिक कोर होती है। ठीक है,
तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस एटॉमिक कोर के अंदर ये 3p और ये 3s, ये लाइन शो नहीं है, ये एक प्रकार का एलिप्स है यहाँ पे, ठीक है। जो 3s है ये भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, 3p भी एलिप्टिकल है, 3d भी एलिप्टिकल है, बट ये जो है, ये जो स्फेरिकल दिख रहा है, ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है, जो उसकी एटॉमिक कोर है सोडियम एटॉमिक मॉडल की। अब इसके अंदर जो 3p और 3s है, इस एटॉमिक ऑर्बिट के अंदर से पास हो रहे हैं। देखिए पहले तो इसके अंदर आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला पोर्शन, दोनों इस एटॉमिक कोर के इनसाइड है, बट जो 3d ऑर्बिटल है ये इस एटॉमिक कोर के आउटसाइड है, ठीक है। तो जो 3d ऑर्बिटल है वो उस एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, जिसे हम नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कहते हैं। और जो 3p और 3s ऑर्बिटल है ये इस एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसके अंदर से पास आउट हो रहे हैं, जिसको हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। नॉन पेनिट्रेटिंग 3d और पेनिट्रेटिंग 3p और 3s ऑर्बिटल सोडियम मेटल के केस के अंदर, ठीक है, जो ये सोडियम मेटल का एटॉमिक मॉडल है। अब इसी तरह से अगर हम कहें इस एटॉमिक जो कोर हमने ड्रॉ किया है, इसके लिए अगर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स ड्रॉ करेगा तो इस, ये मान लीजिए ये कोर है कोई, ठीक है, एटॉमिक कोर है, तो जो पेनिट्रेटिंग, ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होगा, ठीक है। और ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं वो प्रेसिस तो जरूर करेंगे, क्योंकि प्रेसिशन हम जो समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन थी, समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन के अंदर ये कहा था जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो कांस्टेंट एलिप्स की बजाय, कांस्टेंट एलिप्टिकल ऑर्बिट की बजाय वो धीरे धीरे प्रेसिस करते रहते हैं। प्रेसिशन दिस अराउंड, अब प्रेसिशन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन के अंदर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो प्रेसिशन करेगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर प्रेसिशन करेगा तो वो बहुत स्मॉल एंगल से प्रेसिशन होगा उसका, मान लीजिए वो प्रेसिशन अब क्या होगा, इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में प्रेसिशन करेगा ना। अब इस डायरेक्शन के अंदर प्रेसिशन करेगा तो वो उसकी प्रेसिशन की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि वो थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो गया, पहले ये शेप बनी, फिर उसके बाद वो इस शेप में आया, फिर अगर दोबारा शेप बनाएगा तो वो कुछ इस तरह से शेप बनाएगा, ठीक है। बट जो फिर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर से पास आउट नहीं होगा। ये जो सारे 3 ऑर्बिटल्स लिखे हैं ये सारे नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं, जो इस एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो इनको नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स का नाम दिया गया। अब इसके अंदर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर k और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इन दोनों की वैल्यू लगभग क्या होती है, सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। और इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी हम कंसीडर करते हैं वो बोहर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर ऑर्बिट्स की जो एनर्जी थी, उस ऑर्बिट्स की एनर्जी और इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी वो भी नियरली सेम होती है, ठीक है। तो आप ये से भी कह सकते हो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स whose energy are relatively, या फिर आप कह सकते हो whose energies are approximately equal to the energy of hydrogen atomic orbitals which we have already studied in बोहर-समरफील्ड एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी वही इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी के लगभग इक्वल होती है। तो नॉन पेनिट्रेटिंग, बट जो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होते हैं ना, पेनिट्रेटिंग, दूसरा पार्ट है इसका पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। अब पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के अंदर क्या होगा कि जो एटॉमिक कोर है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स तो कुछ इस तरह से होंगे कि ये पेनिट्रेटिंग कोर है जिसके सेंटर के ऊपर न्यूक्लियस पड़ा है, तो इसके अंदर से कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो पास होगा, ठीक है। अब एक बार पास हो गया तो वो प्रेसिस किस तरह से करेगा, अब सेकंड टाइम अगर वो प्रेसिस करेगा ना, प्रेसिशन का मतलब वो सेकंड टाइम अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट अटेन करेगा तो वो अगर इस डायरेक्शन में है तो वो उस सेम डायरेक्शन के अंदर प्रेसिशन करेगा, बट जो उसकी प्रेसिशन का सेकंड टाइम होगा वो इस तरह से होगा कि वो इतनी ज्यादा उसके प्रेसिशन के अंदर डिफरेंस आएगा। पहले तो इतना था और फिर बाद में वो इस डायरेक्शन के अंदर चला गया, यानी कि प्रेसिशन थोड़े की बजाय बहुत ज्यादा प्रेसिशन हो गया, इसेंट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एलिप्स की। अब कारण क्या है इसका इंक्रीज होने का, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके न्यूक्लियस के अराउंड आएगा, न्यूक्लियस के नजदीक आएगा पेरिहेलियन पॉइंट के ऊपर। अब दो हमने पॉइंट स्टडी किए थे, एक पेरिहेलियन और दूसरा एपहेलियन। पेरिहेलियन पॉइंट कौन सा था, जो न्यूक्लियस के एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला पॉइंट पेरिहेलियन, और जो सबसे दूर पॉइंट था उसको हमने एपहेलियन पॉइंट का नाम दिया था, ठीक है। अब वो जब पेरिहेलियन पॉइंट के ऊपर आएगा ना इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर, तो वो ऐसे अटेन करता करता वो क्या करेगा, इसके नजदीक रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी कारण वो पेनिट्रेट करने के बाद वो अपना प्रेसिशन है वो बहुत ज्यादा चेंज कर लेगा, बहुत ज्यादा एंगल से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसके अराउंड न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक रह रहा है। वो उसने जाना तो इस तरह से चाहिए था
कि वो उसका प्रेसिशन है वो थोड़ा सा इस तरह से हो, बट वो क्या करेगा, उसके नजदीक रहता रहता उसका प्रेसिशन है वो ज्यादा होगा, इसके अंदर इसेंट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये पेनेट्रेटिंग के केस के अंदर प्रेसिशन है वो बहुत ज्यादा होगा, बट नॉन पेनेट्रेटिंग के अंदर प्रेसिशन है वो होगा बट बहुत स्लोली होगा, ठीक है। स्लोली प्रेसिशन है इसके अंदर, और पेनेट्रेटिंग के अंदर फास्ट प्रेसिशन है। फास्ट प्रेसिशन यानी कि बहुत ज्यादा एंगल से प्रेसिशन है, ठीक है। तो ये नॉन पेनेट्रेटिंग और पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स हो गए। अब पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर जो के और जेड एन की वैल्यू है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू है वो बहुत अलग रहती है। और हाइड्रोजन ऑर्बिट्स जो हमने बोहर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हाइड्रोजन ऑर्बिट की एनर्जी स्टडी की थी, उस एनर्जी से इन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी है वो कम रहती है, हमेशा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती है, इसके कारण उनकी एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट है उसके अंदर हाइड्रोजन ऑर्बिट से जो एनर्जी है वो कम रहती है, और नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो उस हाइड्रोजन ऑर्बिट के लगभग इक्वल होती है, उस कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम जो हमने बोहर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर स्टडी किया था उसके लगभग इक्वल रहती है, ठीक है। तो ये पेनेट्रेटिंग एंड नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स का केस हो गया। अब हम क्वांटम डिफेक्ट स्टडी करते हैं। क्वांटम डिफेक्ट क्या होता है पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स के केस में। अभी हमने पेनेट्रेटिंग एंड नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में जाना, तो अब जो पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट है उसके केस के अंदर क्वांटम डिफेक्ट हमारे पास एक टर्म नई इंट्रोड्यूस होती है, तो क्वांटम डिफेक्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। और पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए ऑर्बिट की एनर्जी इनसाइड द ऑर्बिट एंड आउटसाइड द ऑर्बिट। इनसाइड ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट का केस, ये एटॉमिक कोर है, ये सर्कुलर दिख रहा है जिसके सेंटर के ऊपर न्यूक्लियस पड़ा है, और इसके अंदर ये जो ऑर्बिट है ये इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहा है तो वो पेनिट्रेट करके वो दूसरा पेनिट्रेशन ऑर्बिट वो इस तरह से होगा उसका, क्योंकि उसका प्रोसीजन है क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन के केस के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है वो कूलम्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस लग रही है, ठीक है। तो अब ये हमने दो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट ड्रॉ किए हैं। अब एक तो इस एटॉमिक कोर के अंदर जो इतना पोर्शन है इस ऑर्बिट का, और आउटसाइड द ऑर्बिट है जो पोर्शन है इस ऑर्बिट का, वो दोनों अलग अलग होंगे। पहली बात कि इसमें जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट एलिप्स नहीं फॉर्म हो रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, तो अंदर कंप्लीट एलिप्स फॉर्म हो रहा है, ना ही इसके बाहर एलिप्स फॉर्म हो रहा है। तो इसके अंदर हम इनसाइड द एटॉमिक कोर एंड आउटसाइड द एटॉमिक कोर अलग अलग हम एनर्जी का ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इस ऑर्बिट की क्या होगी, आउटसाइड द एटॉमिक कोर, ये जो एटॉमिक कोर है इसके आउटसाइड जो हम इसको VO से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ZO इंटू में E। अगर एटॉमिक ये न्यूक्लियस का चार्ज है और इसके मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का E, इसे आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, Z माइनस का ZE स्क्वायर, ठीक है, ZOE स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R उसका रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है, उस एलिप्स के सेंटर से उसका R रेडियल कंपोनेंट है। तो ये आउटसाइड द एटॉमिक कोर उस पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये जो Z नॉट E है ना, ZOE, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटसाइड द एटॉमिक कोर, आउटसाइड द एटॉमिक कोर, ठीक है। उस एटॉमिक कोर के बाहर जो ZOE चार्ज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी तरह से हम ZIE मान के चलेंगे ना, जो ZIE ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनसाइड, ये इनसाइड का केस होगा, ठीक है, इनसाइड द एटॉमिक कोर। इसी तरह जो VI की वैल्यू होगी वो क्या होगी, VI की वैल्यू पहला तो ZI इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस का ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R उसका रेडियल कंपोनेंट किया सेंटर से इलिप्स का, प्लस में होगा ZO माइनस ZI इंटू में E इंटू में माइनस का E डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। ये कौन सी टर्म है, ये वो टर्म है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी उस एटॉमिक कोर के ऊपर सरफेस पे है, सरफेस के ऊपर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, Z आउटसाइड माइनस Z इनसाइड इंटू में E, ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ठीक है। तो ZO आउटसाइड और Z ये नेगेटिव अगर हम रिप्लेस करते हैं इसको पॉजिटिव से, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और रो क्या है, रो इस एटॉमिक कोर की रेडियस है कांस्टेंट, ठीक है, रो। तो ये रो हमने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी तो पता होगा ना ये कैसे आई है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी आती होगी आपको, इतना तो पता ही है, ठीक है। तो ये E स्क्वायर हो गया, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ZI माइनस ZO मल्टीप्लाई में E स्क्वायर, ठीक है।
तो ये इनसाइड द एटॉमिक कोर और ये आउटसाइड द एटॉमिक कोर पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। दोनों पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी? ई। टोटल एनर्जी किसे लिखते हैं हम? 1/2 पी आर स्क्वायर प्लस में पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी भी। ये तो है काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर हमने रेडियल कंपोनेंट और एजिमुथल कंपोनेंट, जिसे आप ऑर्बिटल कंपोनेंट कहते हो, थीटा वाला एंगुलर कंपोनेंट है जो पी थीटा और पी आर, इसको हमने मोमेंटम की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी लिखा है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है पी आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पी थीटा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा भी कैसे आती है। और ये E इज इक्वल टू 1/2 mv, मास भी आएगा इस इलेक्ट्रॉन का, सॉरी 1/2 m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस में ये इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब हम इसके अंदर क्वांटाइजेशन रूल है वो अप्लाई करेंगे, जो विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल था। अगर आपने स्टडी किया हो तो वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू के एच के इक्वल था। के एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर पी थीटा कांस्टेंट है तो हम पी थीटा की वैल्यू, और ये लिमिट है इसकी 0 to 2 पाई, तो ये पी थीटा की वैल्यू क्या होगी? के एच अपॉन 2 पाई होगी। पी थीटा की वैल्यू के एच अपॉन 2 पाई पुट करके हम इस इक्वेशन में, और टोटल वी की वैल्यू क्या होगी? अगर हम वी आई और वी ओ अलग अलग केस निकालें तो पहले हम इनसाइड द ऑर्बिटल निकाल लेते हैं, इनसाइड द एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक कोर। एटॉमिक कोर के इनसाइड एनर्जी ई आई है, तो यहाँ पे वी आई होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी सेम रहनी है, तो इसमें हम वी आई वाली ओनली टर्म है वो ऐड करेंगे। अगर वो ऐड करेंगे तो ई आई की वैल्यू ये आ गई जेड आई स्क्वायर, ये टर्म है पूरी की पूरी, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, अगर ये टर्म ऐड करने के बाद जो ई आई की वैल्यू आई है, ई आई के अंदर पी थीटा की वैल्यू जो ये के एच अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम बाद में। पहले हम पी थीटा सिंपली लिख रहे हैं और यहां से इस इक्वेशन से हमने पी आर की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली। पी आर, ये जो पी आर है ना, रेडियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पी आर, और पी थीटा है एंगुलर मोमेंट कंपोनेंट या फिर ऑर्बिटल एंगुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पी थीटा। ठीक है, और आर रेडियल कंपोनेंट है और थीटा एंगुलर कंपोनेंट है। तो पी आर और पी थीटा के अंदर ये जो इक्वेशन आई है एनर्जी की, ठीक है, इससे पी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, जो ये पूरी इक्वेशन आ गई। यानी कि पी आर को हम इस साइड ले आए, ई आई को इस साइड ले आए, बाकी सारी टर्म वही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पी आर का स्क्वायर होता है, ओनली पी आर नहीं होता, तो ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, पी आर का स्क्वायर है, तभी इस साइड 1/2 इसका रूट आएगा। तो ये एनर्जी होगी। अब इनसाइड होगी, इसी तरह से अगर हम आउटसाइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ई ओ की वैल्यू कितनी हो। अभी हमने जो पी आर की वैल्यू कैलकुलेट किया है वो कौन सी, जो अभी हमने इनर सर्किट जो है, इनर एटॉमिक ऑर्बिट है इसके लिए और आउटर ऑर्बिट के लिए, दोनों के लिए पी आर की वैल्यू है वो अलग अलग लिख ली। जो आउटर के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस में आउटर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आउटर पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट की ये हमने लिख ली, उसका ऐड कर दिया, और यहां से पी आर की वैल्यू आएगी वो आउटर के लिए आएगी। ठीक है, जेड ओ क्या है? जेड ओ ई है उस आउटर ऑर्बिट के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये ईओ आउटर ऑर्बिट की एनर्जी है और पी आर उसकी मोमेंटम है, रेडियल मोमेंटम। अब हमने जो एक तो रेडियल कंपोनेंट के लिए भी हमने क्या जाना था? क्वांटाइजेशन कंडीशन कि पी आर डी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एन आर एच। आउटर के लिए बात करेंगे तो एन आर ओ लिख देंगे, अगर इनर के लिए लिखेंगे तो एन आर ओ एच लिखेंगे। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनर के लिए तो एन आर आई होगा, सॉरी। ठीक है, आउटर के लिए एन आर ओ और इनर के लिए एन आर आई। आउटर ऑर्बिट और इनर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पी आर की वैल्यू अगर हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये किसके लिए था? इनर के लिए था, और ये किसके लिए है? आउटर के लिए है। तो दोनों को हम अगर इंटीग्रेशन करें, मान लीजिए हम यहाँ इसको, इस क्वांटिटी को क्लोज इंटीग्रेशन करता हूं मैं डी आर, तो वो किसके इक्वल होगा? आउटर के लिए एन आर ओ एच के इक्वल होगा। और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी आर के अलाउंग, तो वो किसके इक्वल होगा? एन आई एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब जो टोटल हम उसकी क्वांटाइजेशन करते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल आई इनर डी आर प्लस में क्लोज इंटीग्रल आई आउटर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच। ठीक है, इसके लिए क्या है? एन आई आर और प्लस में सॉरी एन आई एच, एच है आर नहीं है, एन आई एच प्लस में एन ओ, एन आर है ये, एन आर आई और एन आर ओ एच इज इक्वल टू एन आर एच, ये लिख सकते हो। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं टोटल जो एन की वैल्यू है वो एन एन आर रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट इनर के लिए प्लस में एन आर रेडियल कंपोनेंट आउटर के लिए, ये होगा। ठीक है, तो हम इसका यूज है वो आगे हम करेंगे।
ओनली एक बार ये देखिए कि ये क्वांटिटी कैसे आई, समझ में आ गया होगा। ये आई इंटीग्रल है, इनर के लिए जो इंटीग्रल है ये वाली पूरी क्वांटिटी हमने आई लिखा है और dr पढ़ा है, और ये आउटर के लिए जो पूरी क्वांटिटी है ये हमने IO से डिनोट किया है इसमें, ठीक है। तो हम ये इंटीग्रेशन करके हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट क्या निकला यहां से, अगर इस क्वांटिटी इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं तो PR का इंटीग्रेशन है, यानी कि क्वांटाइजेशन कंडीशन निकल गई इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए, ठीक है। अब एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, भी एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी वैसे तो हमने जानी कि E है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बात कर रहे हैं हम इनर आउटर के लिए। अगर इन्हीं के लिए काइनेटिक एनर्जी है वो उस मोमेंटम की बजाय हम काइनेटिक एनर्जी को वैसे तो हमने मोमेंटम की फॉर्म में लिखा, PR रेडियल मोमेंटम कंपोनेंट और P थीटा जो एंगुलर या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर के कंपोनेंट था P थीटा, उनकी फॉर्म के अंदर एनर्जी को लिखा। इसी तरह से अगर हम ओनली एनर्जी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है, तो वहां से अगर हम एनर्जी की इनर एनर्जी और आउटर एनर्जी है वो भी अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अब हम लिख रहे हैं EO की वैल्यू, EO क्या है, उस ऑर्बिट की, उस एलिप्टिकल ऑर्बिट की जो पेनिट्रेट कर रहा है, और EO आउटर द उस एटॉमिक कोर के, जो एटॉमिक कोर के आउटसाइड ऑर्बिट बच गया ना, उस एटॉमिक ऑर्बिट की आउटर एनर्जी है, ठीक है। EO जो क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², m उस इलेक्ट्रॉन का मास है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी थी माइनस का Z नोट नहीं है, ZO(E²) डिवाइडेड बाय 4πε0r², ठीक है, यही था। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 mv² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, जिसके अंदर हमने बोहर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था, जिसमें हमने कहा था अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कूलम फोर्स लग रही है उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो जो कोलम्बियन फोर्स है वो फोर्स उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो रही है। ये हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने उसकी जो कूलम फोर्स लिखी थी ZE² डिवाइडेड बाय में 4πε0r² थी, और उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय में r ये थी। तो यहां से एक r से एक r कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो mv² की वैल्यू इतनी आ गई, mv² की वैल्यू ये आई, यहां से 1/2 mv² की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 4 × 2 8 हो जाना है, ठीक है। तो अब ये 1/2 mv² की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो EO की वैल्यू क्या आएगी, ZE² डिवाइडेड बाय में 8πε0r प्लस माइनस में Z, इसमें क्या है आउटर का है ना, तो ZO ही लिखेंगे, ठीक है। इनर के केस में यहाँ पे ZI होगा, ठीक है, तो ZO(E² डिवाइडेड बाय में 4πε0r, इतनी क्वांटिटी हुई। अगर इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हो या एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 अगर एलसीएम आ जाता है तो ऊपर बचा 1 और माइनस में 2, यानी कि माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 बचेगा, ठीक है, माइनस का 1/8 नहीं बचेगा, क्योंकि इधर बचेगा आपका 1 और इधर बचेगा माइनस का 2 और नीचे बचा 8, तो ये माइनस 1/8 बचा इसका एलसीएम, यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस का Z0E² बाय में 8πε0r, इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहां से हम r की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अभी उसी बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हमने r की वैल्यू जानी थी n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाय में 4π² m(e²), ये बोहर की रेडियस है, बोहर रेडियस का फॉर्मूला है n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाय में 4π² m(e²). आपने अगर पहले स्टडी किया होगा तो आपको r की वैल्यू ये पता होगी भी ये कैसे आई थी, ठीक है, इसका हमने पूरा डेरिवेशन किया था, यहीं से हमने कैलकुलेट किया था इसको। तो ये r की वैल्यू आने के बाद हम इसके अंदर बोहर की जो फर्स्ट रेडियस की वैल्यू, अगर हम बोहर सोमरफेल्ड एक्सटेंशन मॉडल अगर आपने स्टडी किया होगा, जिसके अंदर क्या था, सोमरफेल्ड ने बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सटेंड करके अपने कुछ करेक्शन कह रखे कि सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर किया, वहां से उस एलिप्टिकल ऑर्बिट की शेप एंड साइज हमने कैलकुलेट की थी, पूरी डेरिवेशन की थी, सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो उसके अंदर A0 निकाला था, A0 जिसे हम बोहर फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी रेडियस होती है A0 इज इक्वल टू क्या था, अगर आपको ध्यान में हो तो h² 4πε0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ये था 4π² m(e²), ठीक है, यानी कि जो h² 4π इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं और इसके साथ में 4πε0 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये किसके इक्वल हुई, A0 के इक्वल, यानी कि r की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, m² A0 डिवाइडेड बाय में 4πε0, ठीक है। और यहाँ आउटर की बात कर रहे हैं तो NO लिख दिया, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर हम ये r की वैल्यू इस क्वांटिटी के अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर, इस एनर्जी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, E0 इज इक्वल टू माइनस Z0 E² डिवाइडेड बाय में
8 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में n नॉट स्क्वायर a नॉट। ठीक है, इतनी क्वांटिटी आएगी, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल होना बचेगा 2। EO की वैल्यू क्या है, z नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 n o का स्क्वायर और a नॉट। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी आउटर ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। इसी तरह से आप इनर ऑर्बिट की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे ओनली क्या होगा, VO की जगह VI होगा और यहाँ पे जो दो टर्म्स आएंगी और उसके अंदर ये 1/2 mv² की ये वैल्यू पुट करेंगे और वहां से एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो EI की वैल्यू ये दो टर्म्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो इनर ऑर्बिट की और आउटर ऑर्बिट की दोनों, ये इनर ऑर्बिट की आप खुद डेराइव करके देख सकते हो भी किस तरह से ये इनर ऑर्बिट की एनर्जी आई है और आउटर ऑर्बिट की मैंने बता दी। ठीक है, तो इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट दोनों की एनर्जी है वो इक्वल होगी, यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज को आप इक्वल पुट कर सकते हो। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस के साथ कि इसमें हम तो ये मान रहे थे कि भी ये पूरा एलिप्स है वो नहीं फॉर्म हो रहा, बट जो इनर एलिप्स है वो भी हाफ रह रहा है और आउटर एलिप्स है वो भी, उसमें भी कमी रह रही है। अगर हम ये स्पेशल केस के अंदर स्टडी करते हैं कि अगर दोनों एलिप्स कंप्लीट फॉर्म हो रहे हैं तो उस केस के अंदर एक क्वांटम डिफेक्ट का है इंट्रोड्यूस कंसेप्ट करते हैं हम। क्वांटम डिफेक्ट क्या होता है और वहां से एनर्जी है वो भी कैलकुलेट करेंगे और क्वांटम डिफेक्ट म्यू की वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम स्पेशल केस स्टडी करेंगे जिसके अंदर जो इनर एलिप्स और आउटर एलिप्स है वो लगभग कंप्लीट फॉर्म हो रहे हैं। उस केस के अंदर क्या है, तो पेनिट्रेटिंग का केस। तो जो हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट से हम लेके चले हैं, मान लीजिए ये ऑर्बिट इस तरह से इसको पेनिट्रेट करता है कि जो एटॉमिक कोर है इसके आउटर साइड में पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत कम पोर्शन है इसका, वो उसको पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से वो उसका एलिप्टिकल फॉर्मेशन किस तरह होगा, इस तरह से होगा कि वो यहां से आया और इसको पेनिट्रेट करके इतना उसने पेनिट्रेट कर दिया उसको। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर दो एलिप्स फॉर्म हो गए। बट अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है ना आउटर एलिप्स फॉर्म हो रहा है लगभग जो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इनर एलिप्स, ये इनर वाला एलिप्स फॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर इनर और आउटर एलिप्स है वो लगभग सेम फॉर्म हो रहे हैं। इस केस के अंदर आप क्या कहोगे कि जो आउटर एलिप्स है और जो इनर एलिप्स है वो तभी पॉसिबल होंगे, कंप्लीट तभी पॉसिबल होंगे जब उस आउटर एलिप्स या फिर पेनिट्रेशन है, जो पेनिट्रेशन आउटर एलिप्स का बहुत कम हो उसके अंदर, उस पोजीशन के अंदर। तो उस पोजीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, जो आउटर एलिप्स है वो इसके अंदर बहुत कम पास होगा, बट जो इनर एलिप्स है वो उसका इलेक्ट्रॉन है वो उस एटॉमिक कोर से बाहर ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो इनर एलिप्स और आउटर एलिप्स इस तरह से है, या फिर कह सकते हो आउटर एलिप्स या फिर आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इनसाइड नहीं जा रहा और इनसाइड वाला बाहर नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो इलिप्स फॉर्म हुए स्पेशल केस के अंदर। हमने जो कैलकुलेशन की थी क्लोज इंटीग्रेशन IODR प्लस में क्लोज इंटीग्रेशन IIDR इज इक्वल टू NRH लिखा था हमने। ठीक है, तो और ये किसके इक्वल था, NROH के इक्वल, और प्लस में ये था NRIH के इक्वल। ये क्वांटिटी इसके इक्वल थी और ये क्वांटिटी इसके इक्वल थी। ठीक है, तो अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल कब होगी, ये इसके इक्वल तभी होगी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन तभी होगा जब ये पूरा स्पेशल केस फॉर्म होगा, तभी ये होगा जब ये कंप्लीट एलिप्स फॉर्म हो रहा है उसी केस के अंदर होगा, नहीं तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ये हमेशा स्पेशल केस के अंदर होगा। और हमने अभी जो एनर्जी कैलकुलेट की थी ना, EO और EI, जिनको हमने दोनों को इक्वल पुट किया, तो वो हमने बोहर रेडियस की हेल्प से, जो जिसके अंदर AO की वैल्यू, A नॉट की वैल्यू हम कह रहे थे, जो बोहर फर्स्ट रेडियस की वैल्यू होती है A नॉट, तो उसकी वैल्यू भी हमने वैल्यू पुट की थी। अगर बोहर का रेडियस का यूज करके हमने एनर्जी तो निकाल ली, सोमरफील्ड की भी निकाल ली एनर्जी, दोनों को हमने एक प्रकार से कंपैरिजन है वो हमने स्टडी कर लिया। बट इस स्पेशल केस के अंदर क्या है कि जो NR की वैल्यू है वो किसके इक्वल आई, NR है वो NRO प्लस में NRI की इक्वल। ठीक है, हम जानते हैं कि जो टोटल क्वांटम नंबर होता है वो NR प्लस में K के इक्वल होता है। क्या होता है, AK एजिमुथल क्वांटम नंबर और NR है उसका रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें N माइनस NO इज इक्वल टू NR प्लस में K माइनस में NO, NO की वैल्यू क्या है, NO, ये क्वांटम नंबर कौन सा है, जब हम बोहर कंसीडर करके चल रहे थे, जो बोहर एलिप्टिकल या फिर बोहर ऑर्बिट थे उस केस के अंदर जिसमें हमने ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाली, हम वह कंसीडर कर रहे थे। उसके अंदर जो NO है वो आउटर ऑर्बिट के लिए क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NO। ठीक है, और NI उसका इनर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बोहर के केस में। ठीक है, और NR की वैल्यू क्या है, एक तो NRI प्लस में NRO, तो यहां से आप ये लिख सकते हो N माइनस NO इज इक्वल टू K माइनस में NO और प्लस में NR की वैल्यू है
एन आर आई प्लस में एन आर ओ। ठीक, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, के के साथ में अगर हम ये एन आर ओ लिखता हूं मैं, के प्लस में एन आर ओ, सॉरी एन आर आई लिखता हूं मैं, तो ये इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एन ओ और माइनस में एन आर आई निकाल लिया, एन आर ओ बचेगा, सॉरी माइनस में एन आर ओ। ठीक है, इतनी क्वांटिटी बच गई। तो ये n माइनस एन ओ है ना, n माइनस एन ओ, इसे कहते हैं क्वांटम डिफेक्ट, म्यू क्वांटम डिफेक्ट। क्वांटम डिफेक्ट क्या हो गया, n माइनस एन ओ। n है टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और NO है आउटर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो NO की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, NO। अगर आपको ध्यान में तो NO की वैल्यू हम लिखते हैं K प्लस में NRO। ठीक है, और जो NI है वो होता है K प्लस में NRI। ठीक है, समझ में पता चल गया, NR और NRI क्या है। जो NI है वो K प्लस में NRI और NO है वो K प्लस में NRO के इक्वल होता है। तो अब यहां से तो अगर इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, K प्लस NRI इज इक्वल टू NI के इक्वल है, यानी कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं NI से। ठीक है, और NO माइनस NRO, NO माइनस में NRO यानी कि ये K के इक्वल होगा। ठीक है, तो NI माइनस में K, और ये किसके इक्वल है, क्वांटम डिफेक्ट म्यू के इक्वल, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था। तो n माइनस NO इज इक्वल टू NI माइनस K इज इक्वल टू म्यू, क्वांटम डिफेक्ट की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस क्वांटम डिफेक्ट के अंदर हम NI की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, NI की वैल्यू कितनी आएगी, किस तरह से, इसका यूज करेंगे हम इसेंट्रिसिटी से। इसेंट्रिसिटी ये वैल्यू कहां से आई, रो जेड आई डिवाइडेड बाय में NI स्क्वायर ए नॉट माइनस में 1। इस इसेंट्रिसिटी का हम ये यूज करेंगे कि अगर ये एलिप्स, अगर आपको आउटर एलिप्स दिख रहा होगा, ये वाला आउटर एलिप्स, इस आउटर एलिप्स का परहेलियन पॉइंट कौन सा होगा, जो इसके सबसे नजदीक होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस न्यूक्लियस से लेकर यहां तक का जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट के ये इतनी डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए आउटर के लिए AO इंटू 1 माइनस में एप्सिलॉन ओ लिख रहे हैं। ठीक है, ये परहेलियन पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस इनर एलिप्स का एपहेलियन पॉइंट कौन सा होगा, एपहेलियन पॉइंट ये भी यही होगा। इनर एलिप्स कौन सा है, ये वाला एलिप्स, इसका एपहेलियन पॉइंट ये है, जो इस न्यूक्लियस से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, इस एटॉमिक जो कोर है, इस एटॉमिक कोर की रेडियस हम रो लिख रहे हैं, इसकी कांस्टेंट रेडियस रो के अप्रोच करेगा। जो इनर एलिप्स है उसका एपहेलियन पॉइंट, ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर एपहेलियन की पॉइंट है, वो इस एटॉमिक कोर की रेडियस को अप्रोच कर रही है। और जो आउटर एलिप्स का परहेलियन पॉइंट है, वो पॉइंट न्यूक्लियस से लेकर परहेलियन पॉइंट तक की डिस्टेंस है, वो भी इस एटॉमिक कोर को अप्रोच कर रही है। एपहेलियन पॉइंट की AI हम 1 माइनस एप्सिलॉन आई से लिख रहे हैं। एप्सिलॉन आई इसकी इसेंट्रिसिटी है, इनर इसेंट्रिसिटी, और एप्सिलॉन ओ उस आउटर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो हम वहां से इस इसेंट्रिसिटी की कैलकुलेट करते हैं, तो ये रो जेड आई, रो उसकी रेडियस है, एटॉमिक कोर की रेडियस है। अब हम इस इनर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी और सेमी मेजर एक्सिस लिखते हैं, तो सेमी मेजर एक्सिस AI होगी आउटर की सेमी मेजर एक्सिस इनटू में NI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ZI। ठीक है, और इसी तरह से इसेंट्रिसिटी लिखेंगे, वो एप्सिलॉन आई इसका स्क्वायर होता है वो 1 माइनस में KI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में NI का स्क्वायर। K ओनली सेम है दोनों के लिए, तो K हम जो अजीमुथल क्वांटम नंबर वो K स्क्वायर डिवाइडेड बाय में NI का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन और इस इक्वेशन का अगर यूज करें तो उसका स्क्वायर है वो इसके इक्वल होगा, और इसका स्क्वायर है वो 1 माइनस K स्क्वायर डिवाइडेड बाय में NI का स्क्वायर के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम NI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आएगी, रो ZI इंटू 2 रो A नोट ZI माइनस में A नोट स्क्वायर K स्क्वायर इंटू इसकी पावर है सारी पावर माइनस की 1/2। ठीक है, तो अब ये NI की वैल्यू आ गई। अब इस NI की वैल्यू अगर हम इस म्यू के अंदर पुट करें NI माइनस K, तो हम पुट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जो K की वैल्यू वो रिप्लेस करनी है L प्लस 1/2 से, और K स्क्वायर की वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे हम L इंटू L प्लस 1 से, जो प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो K स्क्वायर और K की वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद जो म्यू की वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होगी, NI इंटू रो ZI 2 रो A नोट ZI माइनस में A नोट स्क्वायर, K स्क्वायर की वैल्यू क्या है L इंटू L प्लस 1, L इंटू L प्लस 1 की पावर 1/2, इस पूरे की पावर 1/2, और साथ में क्या है माइनस का K, और माइनस का K क्या है L प्लस 1/2। ठीक है, तो ये म्यू की क्वांटिटी की वैल्यू आई, जो क्या है क्वांटम डिफेक्ट। हमने क्वांटम डिफेक्ट की वैल्यू डिराइव कर ली। अब ये जो क्वांटम डिफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली इस एजिमुथल क्वांटम नंबर L, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L पर डिपेंड कर रहा है, ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NI पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो और एक इसमें ओनली इनर की बात कर रहे हैं हम ZI। ठीक है, आउटर की बात इसमें नहीं हो रही क्वांटम डिफेक्ट के केस में। तो म्यू की वैल्यू हमने डिराइव कर ली।
अब म्यू क्या है? क्वांटम डिफेक्ट, जिस पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के स्पेशल केस के अंदर क्वांटम डिफेक्ट का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट स्टडी किए, साथ में क्वांटम डिफेक्ट है उसका पूरा डेरिवेशन किया। तो इसी तरह से हम एटॉमिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के आगे जो लेक्चर्स हैं वो स्टडी करते रहेंगे रेगुलर। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, नीचे दिया होगा लिंक वो बटन, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।